नमस्कार। चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वो समय था कि हमारे किसान भाई साल भर मेहनत करते थे और मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा पाते थे। अब समय बदल गया है। बदलते वक्त के साथ साथ खेतीबाड़ी के तौर तरीके बदल गए हैं। नई नई तकनीक आ गई है, नई नई किस्मों के बीज आ गए हैं और हमारे किसान भाई भी जैविक और प्राकृतिक खेती को नए ढंग से करने लगे हैं। किसान भाइयों, इससे क्या हुआ, न केवल हमारे देश में खाद्यान्न भरपूर मात्रा में हो रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का हमारे किसान पेट भर रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी हमारे किसान भाई इस अनाज को भेज रहे हैं। इससे हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। किसान भाइयों, आज के चौपाल में हमारे साथ सफल किसान हैं, उन्नत किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। साथ में ही विचारों को साझा करने के लिए हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ हैं और वरिष्ठ पशु चिकित्सक भी हैं। तो सबसे पहले परिचय करा देते हैं। तो मेरे पास बैठे हैं प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MD व्यास साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और उसके पास हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर PK शर्मा साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे बीच किसान भाई हैं, हम उनसे कहेंगे अपना परिचय दें। मैं दिनेश पाराशर ग्राम बीलखड़ा का कृषक हूँ, धान की खेती करता हूँ। मैं राकेश कुमार रघुवंशी, ग्राम घाना बहेड़िया, ब्लॉक उदयपुरा, जिला रायसेन से हूँ। मैं लगभग अधिक फसलों का उत्पादन करता हूँ, जिसमें गेहूँ है, धान है, गन्ना है, मूंग है, चना है, अरहर है और कुछ बागवानी और गौ पालन भी करता हूँ। मैं रमेश चंद मेहरा नर्मदापुरम से ग्राम पलासी का कृषक हूँ और मैं 1 एकड़ में जैविक खेती कर रहा हूँ और 3 एकड़ में जो है अपनी रसायन खेती करता हूँ। मैं शेर सिंह वर्मा हूँ, टीला खेड़ी से हूँ, जिला भोपाल। जी आप बोलो। मैं शरद वर्मा, ग्राम सोमलवाड़ा, नर्मदापुरम से हूँ और मैं विभिन्न खेती करता हूँ, सब्जियाँ हैं, फल हैं और अभी नया मैंने साइलेज चालू किया है जो कि मैं पशु आहार के रूप में पशुओं के लिए उत्पादित कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे प्रदेश के विभिन्न अंचलों से किसान आए हैं और सबसे पहले मैं अब डॉक्टर व्यास जी से एक प्रश्न करना चाहूँगा कि इस समय क्या सामूहिक कृषि कार्य हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। किसान भाइयों, निश्चित रूप से रबी का मौसम और खरीफ के मौसम का जो बीच का जो समय है, उसमें कई क्षेत्र के जो किसान हैं उसका उपयोग भी करने लगे हैं और हमारे हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा और कहीं कहीं भोपाल का क्षेत्र भी है जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। किसान भाई बीच में मूंग की फसल भी लेने लगे हैं, करीब 60 दिन की फसल जो आती है। तो इस समय तो वो मूंग की फसल खेत में है और कुछ समय पश्चात वो हार्वेस्ट होने के बाद भी है। लेकिन यहीं मैं एक अगली बात करने के पहले मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि मूंग की फसल जो खास तौर से है उसमें अंधाधुंध कीटनाशकों का उपयोग तो होता ही है, लेकिन एक बात और किसान भाई जो करने लगे हैं कि उसको सुखाने के लिए भी उस पर खरपतवारनाशी का प्रयोग करने लगे हैं कई किसान भाई। ग्लाइफोसेट नाम रसायन से जो कई नामों से वो मिलता है और किसान भाई उसको जब डालते हैं तो फसल की पत्तियां सूख जाती हैं, क्योंकि फलियां पककर तैयार हो जाती हैं तो फलियों की तुड़ाई ना करना पड़े और उसमें वो उसको खरपतवारनाशी को डाल दें और जिसके कारण से वो जल्दी सूख जाए और जल्दी से हार्वेस्ट कर लें। अपना स्वार्थ तो हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति ये बहुत ही गंभीर विषय है और कई बार इस बारे में चर्चा भी की जाती है, लेकिन किसान भाई उसको उपयोग करने या तो उन्हें जानकारी नहीं है कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। जब ये इस तरीके का खरपतवारनाशी उस मूंग की फसल पर डलता है तो उसके फलियों में भी उसके अवशेष पहुंच जाते हैं और जब ये मूंग जो है हमारे खाने के काम आता है और ख़ास तौर से तो कई बार जो बच्चों के जो मिड डे मील है वहाँ पर भी ये पहुँच जाता है। इसके दुष्परिणाम होते हैं, गंभीर दुष्परिणाम होते हैं और गंभीर बीमारियाँ भी होती हैं। किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने इस छोटे से स्वार्थ के प्रति ये काम ना करें और उसमें किसी प्रकार के खरपतवारनाशी का प्रयोग ना करें, उसे सामान्य रूप से पकने दें और सामान्य रूप से ही कटाई करें, तो इस प्रकार से उसका प्रयोग ना करें। दूसरी बात समय की बात है, क्योंकि अब खरीफ का मौसम आ रहा है और जैसे कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है, उसकी भी भविष्यवाणी है कि मानसून सामान्य रहने वाला है। तो सामान्य जब मानसून आएगा तो बुआई की तैयारी भी हो जाएगी चालू से। तो खासतौर से प्रदेश जो है सोयाबीन प्रदेश कहलाता है और उसके साथ ही अन्य फसलें, चूँकि अभी शरद वर्मा जी बोल रहे थे साइलेज के रूप में मक्का ले रहे हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में मक्का की फसल भी ली जाने लगी है, ज्वार भी लेते हैं और कई क्षेत्र धान में भी आने लगा है। सोया प्रदेश इसलिए है कि करीब 55 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती की जाती है
अब किसान भाई करते क्या है कि खासतौर से मान लो यदि 10 जून को ही बरसात हो गई या 15 जून को ही बरसात हो गई तो तुरंत बोनी के लिए दौड़ने लगते हैं। सामान्य अनुशंसा ये है कि यदि सोयाबीन की जो बोनी करने वाले हैं किसान, वो 20 जून के पश्चात, सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय जो है 25 जून से 7 जुलाई का जो समय है वो सबसे उपयुक्त समय है, चूँकि ये मुख्य फसल इसके बारे में पहले बात कर रहे हैं। तो बोनी के लिए जल्दी ना करें, मानसून आ भी जाता है तो उसके बाद जो अंतिम बखरनी वो किसान भाई करते हैं, जिसको कई क्षेत्रों में लीहा मार भी बोलते हैं। लीहा मार का तात्पर्य यह है कि खेत से कचरा उग जाए और कचरे उगने के बाद उसको बखरनी कर दें तो खेत तैयार हो जाए, नींदा रहित खेत तैयार होगा। और इसके कारण से फिर हमें हो सकता है कई नींदानाशक दवाइयों का भी कम उपयोग करना पड़े। तो ये जो है अंतिम जो बखरनी है उसमें जो है लीहा मार उसको करें और जल्दी की ना करें बोनी। 25 जून से 7 जुलाई का समय भरपूर समय होता है, उस समय बोनी करें। ये अनुसंधान के परिणाम भी दिखाते हैं कि इस दौरान यदि बोनी की जाती है तो उत्पादन पर निश्चित रूप से अंतर पड़ता है। ये तो बात हुई सोयाबीन की। जो अन्य फसलें हैं उनकी बुआई भी हमें जून के अंतिम सप्ताह से कर लेना आवश्यक है। धान की रोपा भी तैयार कर सकते हैं और धान के रोपे के लिए वो लगा सकते हैं। 2 पद्धतियों से धान की जो रोपाई की जाती है कि SRI पद्धति भी कहलाती है और एक सामान्य पद्धति भी कहलाती है। SRI पद्धति जो होती है उसमें थोड़ा सा श्रम ज़्यादा लगता है लेकिन उत्पादन अच्छा होता है। तो उसमें 25 बाई 25 के हम उन पर पौधे लगाते हैं और उस पर रोपा लगाते हैं, लेकिन इसमें रोपा जो है वो जल्दी वाला रोपा लगता है, 10 या 12 दिन का लगता है। बाकी जो रोपा है 20 से 25 दिन का लगता है। तो इस समय किसान भाइयों के लिए ये खेत की तैयारी उस समय जो करेंगे ही, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है बीज की बात है। तो बीज की तैयारी किसान भाई अवश्य कर लें। अब सामान्यतः ये कहा जाता है कि बीज तो उनके पास है, जैसे ही सोइंग का समय आएगा सीड ड्रिल में बीज डालेंगे, उसके साथ खाद मिलाएंगे, बोनी करने लगेंगे। ये सामान्य प्रक्रिया पहले से ही गलत हो जाती है। पहले से ही गलत हो जाती है कि वो जो बीज ना बोकर दाना बोने जा रहे हैं खेत में, बीज ये वास्तव में कितना अंकुरित होगा कितना नहीं होगा ये पता नहीं है। तो ये समय है, इस समय उपयुक्त समय है कि उसका अंकुरण परीक्षण ज्ञात कर लें। जितने भी बीज हैं, चाहे सोयाबीन हो, धान हो, मक्का हो, जिसका बीज का अंकुरण परीक्षण ज्ञात कर लें। सामान्य प्रक्रिया है और इसमें चूंकि बीच में मैं सुन रहा था कि महिलाओं की भागीदारी भी होना चाहिए। इस अंकुरण परीक्षण में यदि महिलाओं का योगदान ले लिया जाएगा तो बहुत अच्छा बीज बन जाएगा। हमारा जो भी बीज है, चाहे सोयाबीन हो, धान, मक्का, जिसका भी है, करीब करीब 100 दाने, कोई किसी भी तरीके की प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है। सामान्यतः किसान भाई करते भी हैं इस प्रक्रिया की जरूरत है। जो हमने बीज संरक्षित किया है, दाना भी संरक्षित किया है, तो लेकिन उसको भी उठाकर 100 दाने हैं। जूट का जो बैग होता है, जूट की जो थैली होती है, जो हमारे सामान्यतः बोरियां होती हैं, कटी फटी कैसी भी हों, उसको अच्छी तरीके से किसी भी फफूंदनाशक, चाहे ट्राइकोडर्मा हो, चाहे रासायनिक फफूंदनाशक हो, उसमें डुबोकर और उसको निकाल लें, जिसमें कि उसमें कोई फफूंद ना हो। और 100 दाने गिनकर 25-25 लाइन की 25 दाने ऐसे रखें, फिर उसका फोल्ड कर दें, फिर 25 दाने लगें, फिर उसको मोड़ दें, ऐसे चर करके, और यहाँ पर धीरे धीरे उसका पानी छिड़कते रहें। ये महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं। और ख़ासतौर से सामान्य जो होता है घिनौची जो होती है, जहाँ पर कि हमारे मटके वगैरह रखे थे, वहाँ इसको रखें, जिससे भी थोड़ा थोड़ा पानी उस पर टपकता रहे। और ये 4 या 5 दिन में जब इसको खोल कर देखेंगे तो दाने अंकुरित दिखेंगे। अगर 100 में से 70 दाने उग रहे हैं, हमारा वो दाना या बीज अच्छा है, परफेक्ट बीज है, अच्छा बीज है। ये बीज हमारे बोने के लिए उपयुक्त हो सकता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अंकुरण परीक्षण का ज्ञात करना इस समय आवश्यक है। बीज की तैयारी आवश्यक है। यदि आपके पास बीज नहीं है तो जिस भी संस्थाओं से, जो संस्था है, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, कृषि महाविद्यालय हो, या कृषि विभाग के जो फार्म हो, या शासन द्वारा अधिकृत जो बीज समितियां हैं, वहां से बीज का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाई ये भी गलती ना करें कि कोई जाति मान लो किसी क्षेत्र में अच्छी हो सकती है, मान लो कोई जाति निमाड़ या मालवा में अच्छा उत्पादन दे सकती है, वो हो सकता है होशंगाबाद, हरदा में नहीं दे सकती। तो हमारे क्षेत्र से लिए जो अनुशंसित किस्में हैं उन्हीं का चुनाव करें। हम अनावश्यक दौड़ लगाते हैं, अच्छे बीज के लिए चले जाते हैं, वो तो वहाँ के लिए अनुशंसित थी। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। आपको बरसात के पहले खाद बीज की तैयारी कर लें, उसका परीक्षण कर लें, बीज कैसा है, नहीं है तो बीज को खरीद कर रख लें, और रासायनिक दवाओं का कम से कम प्रयोग करें। गुणवत्ता युक्त जो है खाद्यान्न को आप तैयार करें। किसान भाइयों, गर्मियों का मौसम चल ही रहा है, तो ऐसे में जो दुधारू पशु हैं, ख़ास तौर से जो पशुपालन जो किसान भाई करते हैं, साथ में बकरी पालन इत्यादि भी करते हैं, तो उनको क्या काम करना चाहिए शर्मा जी? देखिए, इस समय जो है ग्रीष्म ऋतु जाने की ओर है और वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है, लेकिन अभी जो है दिन का तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ जो है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अभी लो हीट वेव्स जो है चल रही हैं। ऐसे में सबसे पहले हमारे पशुओं की जो है स्वास्थ्य की रक्षा जो है
लू से बचाना है तो इसके लिए पानी की उचित प्रबंधन करें। जहाँ तक हो सके जो कच्चे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं जिनको नाद बोलते हैं, गांव में ये उपलब्ध हो जाती हैं आसानी से, उनको ऑर्डर देकर भी बनवाई जा सकती हैं। बड़े बड़े जो बर्तन हैं तो उनमें यदि शाम के समय उनमें पानी भर के रख दें, और हो सके तो उनमें जो है टाट पट्टी जो है अपनी बारदाना जो होता है उसको चारों तरफ से उसको लगा के जहाँ तक हो सके उसको ठंडा पानी पिलाएं यदि अपने पशुओं को, तो उनको तृप्ति भी मिलेगी और निश्चित रूप से वो जो ऐसी तपा की स्थितियों से बच निकलेंगी। तो कम से कम जो है दिन में जो है 3 से 4 बार उनको पानी पिलाएं। एडलिप जितना वो पी सकें, खूब ठंडे पानी की व्यवस्था बनाए रखें। और जहाँ तक हो सके अपने पशुओं को छायादार स्थान में बांध के रखें। उनको पीपल के वृक्ष हैं, नीम की घनी छाया है, इमली के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनके नीचे उनको रखें। एक संदेश के रूप में एक बात और सामने आती है, उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ पशु प्रबंधन कैसे करें, या जो समसामयिक जो कार्य हैं उनको भी पशुपालन के रूप में मैं संदेश के रूप में एक बात करना चाहूँगा कि जो मई का जो महीना है, मई के अंतिम सप्ताह में जो कुछ घातक जानलेवा बीमारियां उनके टीकाकरण का जो समय है वो आज जो उपयुक्त समय माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक गलघोटू नाम की बीमारी है जो जानलेवा मानी जाती है, समझी जाती है, और साथ ही एक एकटंगिया रोग है, चुरका नाम की जो बीमारी है, उसका टीकाकरण कार्य इस समय पर किया जाता है। तो पशुपालक भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो इसका टीकाकरण कराना ना भूलें। कई बार एक बात आती सामने कि हम जो गर्भवती पशुओं को जो है टीकाकरण कराएं अथवा ना कराएं। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसे जानवर जो जनने के बिल्कुल करीब हैं, जिनका समय बिल्कुल निकट आ गया, मतलब 8 से 9 महीने का जो समय है, ऐसे गर्भवती पशु को टीका कराने की जो है मनाही करता हूँ। किंतु बाकी 6 महीने की उम्र से जो पूर्ण वयस्क हैं और सभी पशुओं को वो टीकाकरण कराना ना भूलें। बिल्कुल। तो किसान भाइयों अपने पशुओं की देखरेख करें, समय समय पर टीकाकरण कराएं और गर्मियों से बचाएं। किसान भाइयों, हमारे चौपाल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे किसान भाई और कृषि विशेषज्ञ अपने विचारों को साझा करें। अब हम किसानों से चाहेंगे कि वो अपने अनुभव हमें बताएं। जी सर, मैं दिनेश पाराशर ग्राम बीलखड़ा का कृषक हूँ, जिला भोपाल। मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ सर, अभी धान की कौन सी उत्तम बीज जो है डाला जाए, उसका रोपा डाला जाए, लगाया जाए। दूसरा निवेदन यही, दलदली भूमि में कौन सी सोयाबीन है जो उसे बोया जाए, उसकी किस्म बताएं सर। डॉक्टर व्यास साहब। देखिए ऐसा है, धान की तो जो हमारे क्षेत्र विशेष के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं, खासतौर से कई बासमती की जो अच्छी किस्में हैं, जो IR किस्में हैं, जो हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र से निकाली गई हैं, इनका लगाना उपयुक्त होगा यदि आप रोपा धान लगाते हैं। और यदि सीधी बुआई करने हैं तो उसमें भी क्रांति वगैरह की जो अच्छी किस्में हैं उनको हम लगा सकते हैं, तो उपयुक्त किस्में हैं। लेकिन पद्धति ये है कि रोपा धान से उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। यदि उस तरीके से, चूँकि आपसे बातचीत हो रही थी, आपने गड़े बनवा भी लिए हैं, तो इसका मतलब आप रोपाई की धान करने वाले हैं, तो उनको उपयुक्त कर सकते हैं। दूसरी बात, दलदली भूमि में जो सोयाबीन की किस्में हैं उसमें कुछ 2 या 3 किस्में ऐसी निकली हैं। दलदली भूमि में ज़्यादा पानी भरा नहीं होना चाहिए। पानी का भराव तो हो सकता है, लेकिन पानी थोड़ा निकल भी सकता है, यानी उसमें पानी जमा हो सकती है। बशर्ते ध्यान ये रखा जाए कि इनके बीज की मात्रा उतनी ही सीमित रखी जाए। ज़्यादा बीज डालेंगे आप तो दलदली भूमि में बढ़ेगी और गिर जाएगी। तो इसमें जितना बीज निर्धारित है, करीब करीब 20 किलो प्रति एकड़ की दर से हम इसको उपयोग करेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त हो जाए। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, भोपाल के आसपास भी क्षेत्र हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पानी का भराव होता है, कावर ज़मीनें होती हैं जिसमें पानी का निकास नहीं होता, तो इन किस्मों में इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। जी आप। जी, मैं राकेश कुमार रघुवंशी। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँ पशुओं में। आजकल सामान्य बीमारी है एक प्रेगनेंसी, यानी गर्भाधान ना करना। और हमारे पास बहुत अच्छी किस्म की गाय हैं, लेकिन उनमें फॉल्स प्रेगनेंसी, जिसमें उनके एन तो भरते हैं, यानी दूध देखने में लगता है, लेकिन उनके घर में बछड़ा होता नहीं। इस समस्या की सबसे ज़्यादा, क्या इसका कोई निदान है? बिल्कुल निश्चित रूप से निदान है। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ विकृतियां जन्मजात होती हैं, जन्म से ही उनके जो जननेंद्रिय भाग हैं वो पूर्ण विकसित नहीं होते। इनको कंजेनाइटल एनामलीज बोलते हैं, वो प्रकृति से ही माने उनको प्रदत्त हुए हैं, दिए गए हैं। किंतु इनके गर्भ परीक्षण के बाद रेक्टल पाल्पेशन, गुदा मार्ग से हाथ डाल के जननेंद्रिय भाग को मतलब उनको टटोल कर, उनको देख कर
हम हमारी जो ज्ञान की आंखों से हम उनको देखते हैं तो उसमें वो सब चीज़ें विकृतियां मालूम हो जाती हैं हमें कि इसमें किस प्रकार की जो है तकलीफ है और उसका किस भांति जो है इसका निदान हम कर पाते हैं। तो उसमें जैसी आपने बात कही है कि ऐसे पशु जो बार बार ऋतु पर आते हैं या जो ऋतु पर ही नहीं आ रहे तो उनके लिए है उचित प्रबंधन ये है कि ऐसे पशुओं का जो है खान पान हम सबसे पहले सुनिश्चित करें। उनको पशु आहार है, संतुलित पशु आहार हैं और उसमें मिनरल मिक्सचर हैं, जो है खनिज लवण विटामिन्स की जो मात्राएं हैं वो निर्धारित करें। उनको निश्चित रूप से माने 1 से 2 माह की अवधि तक उनको खिलाएं। और कई बार क्या होता है कि जैसे जो मैंने प्रकृति से जो कुछ खराबियां मिल जाती हैं तो उनके लिए भी मन उनके उपचार किए जाते हैं। जैसे गर्भ परीक्षण के बाद हमने कई बार देखा है कि सिस्टिक ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, मतलब वहाँ जो फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, अंडाणु बन रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं रहे, बाहर नहीं निकल रहे। उनकी जो तय है कार्पस लूटियम जिसको बोलते हैं वो जब तक उसकी लाइसिस नहीं होगी वो टूटेगा नहीं तो अंड क्षरण जो है वहाँ से अंडे शुक्राणु से नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। तो उनके लिए कई बार जो है हमारी पेटेंट जो दवाएं हैं उनका सहारा लेकर हम गर्भाशय में कुछ गर्भाशय की सफाई करते हैं। गर्भाशय में विभिन्न प्रकार की जो उपयोगी दवाएं हैं उनका हम इस्तेमाल कर हार्मोनल दवाएं उनको दी जाती हैं जिससे उनकी जो मध चक्र है वो नियमित होता है और पशु जो है ऋतु पर एक विशेष समय में आता है। सिंक्रोनाइजेशन भी आजकल जो है होने लगा है कि हम हमारे जितने भी गौशाले के पशु हैं उनको एक साथ हम जो है ऋतु पर ला सकते हैं। इसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं कि निश्चित समय पर जो हार्मोनल थेरेपी है हम एक इंजेक्शन के माध्यम से उनको एक साथ जो है हमारे पशुओं को ऋतु पर ले आते हैं और उनको कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा जो है हम फलित करा लेते हैं। तो ऐसी बात भयभीत होने की नहीं है, किंतु उपचार के द्वारा वो ऐसे पशु जो है गर्भधारण कर सकते हैं। जी, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छी गाय है, 2-3 ब्याज जनी है और उसके बाद उसमें ये दिक्कत आई है तो 2-3 साल से मैं उसको बस सेवा भर ले रहा हूँ। लेकिन मेरी सेवा का भाव ये है कि मुझे गोबर गौमूत्र से उसका जितना भी उस पर लागत आ रही है तो वो निकल रहा है। मैं प्राकृतिक खेती में उसके गोबर पर आप उसको जो है किसी योग्य पशु चिकित्सक के आप नज़दीकी जो नज़दीकी जो चिकित्सक वहाँ पर ले जाएं और उसका आप मेहरा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हमारे नर्मदापुरम में सबसे ज़्यादा जो 3 फसल पैदा की जा रही है जिसमें गेहूं, धान और मूंग, और इसमें कीटनाशक का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा। हम कीटनाशक से कैसे बचें और जैव की तरफ किस तरह से जाएं, यदि सर हमें मार्गदर्शन देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, बहुत निश्चित अच्छी बात है कि कीटनाशकों का तो कुछ अनावश्यक उपयोग होता है तो जैविक कीटनाशक भी बनाए जा सकते हैं। कुछ जैविक कीटनाशक हैं, कहीं आग्नेयास्त्र वगैरह जो हैं इनको आप वहाँ पर बना सकते हैं और आप लोग कुछ करते भी हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। नीम का तेल, नीम के तेल से आप शुरुआत कर सकते हैं, या निम्बोली का अर्क जो है इनका भी हम छोटे जो जब शुरुआत के कीट होते हैं इनका उपयोग कर सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि समन्वित नियंत्रण भी किया जा सकता है। जब हम जैविक कीटनाशकों का उपयोग कर लें तो उनका नियंत्रण कर लें। देखिए, एक तो बात ये होती है कि कीट आते हैं और दूसरा कीट को हम बुलाते भी हैं। अगर हम ये बात करें कि यदि मैंने अभी जो बात कर रहा था कि यदि अनुशंसित पौधे ही होंगे खेत में, यदि मान लो हम सोयाबीन की बात करते हैं या गेहूं की बात करते हैं या चने की बात करते हैं, तो अगर हम आपसे बात करना चाहें कि अगर हम प्रति एकड़ कितना बीज डालते हैं, अगर हम सोयाबीन की बात करते हैं तो 30 किलो बीज की ज़रूरत है। अच्छी किस्में आ गई हैं तो आजकल 20 किलो बीज की ज़रूरत है 1 एकड़ में। किसान 50 किलो 60 किलो यहाँ तक जाता है। गेहूँ में 40 से 50 किलो बीज की 1 एकड़ में ज़रूरत है, हम 100 किलो प्रति एकड़ तक जा रहे हैं और आड़ी और तिरछी बोनी भी कर रहे हैं। तो जहाँ ज़्यादा माल होगा वहाँ ज़्यादा कीट आएंगे। जितने ज़्यादा पौधे होंगे तो कीट उस पर ज़्यादा आएगा क्योंकि उनको भोजन मिल रहा है तरीके से। हाँ जी, आप शेर सिंह जी आप बोले। डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये मिट्टी हार्ड क्यों हो रही बहुत ज़्यादा? मिट्टी हार्ड होने का कारण, हाँ देखिए ऐसा है, मिट्टी हार्ड होने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि हमारा असंतुलित उर्वरकों का उपयोग है। अगर बात कर लें कि क्या डाला भैया, 3 बोरी 4 बोरी राखड़ा फेंके आए, सुपर फास्फेट फेंके आए, आप क्या करेंगे कि फिर यूरिया की वो उसके ऊपर यूरिया फेंकने लगेंगे। तो संतुलित पोषक तत्वों का उपयोग, और हम तो कहते हैं कि यदि आप गोबर का खाद, केंचुए का खाद का यदि उपयोग करेंगे तो अभी बीच में बात कर रहे थे कि उससे तो ज़मीन भुरभुरी होने लगती है,
वो अपने आप जमीन के अंदर जब केंचुए आएंगे तो केंचुए अपने आप नीचे की जब मिट्टी ऊपर की मिट्टी नीचे ऊपर करेंगे और अपने आप वो उनका उपयोग होने लगे। फिर भी यदि आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही तो ये अनुशंसा की जाती है कि 3 या 4 साल में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने की आवश्यकता है। गहरी जुताई तो किसान करता है कई बार, गहरी जुताई का समय निर्धारित है, कितनी गहरी होना चाहिए ये निर्धारित है, और कब करना चाहिए ये निर्धारित है। रबी की फसल कटने के बाद में, जब गेहूं की फसल कटने बाद उसके तुरंत बाद गहरी जुताई होना चाहिए। कम से कम ये कहा जाता है 45 दिन 1.5 महीने जमीन खुली हुई होना चाहिए, और ये समय जो 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है ये उसके लिए बहुत लाभप्रद है, क्योंकि इसमें जितने भी जमीन के अंदर कीड़े मकोड़े होंगे ऊपर आते हैं और इस तेज धूप में वो खत्म हो जाते हैं। साथ ही जमीन की कड़ी होने का एक कारण और है कि जो अच्छा किसान है वो तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा कमजोर किसान है तो खेत में खरपतवारों को उगने देता है। खरपतवार कौन से? बेशरम किस्म के खरपतवार, जिनको हम कांस कहते हैं, जिनको हम मौथा कहते हैं और जिनको हिरनखुरी कहते हैं। ये खरपतवार जमीन को कड़ा करते हैं और उनका नियंत्रण नहीं कर पाते। तो ऐसे नियंत्रण के लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई काम, इसमें दवाएं कोई काम नहीं करती। आप बताइए शरद जी, आप कुछ क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मैं साइलेज का उत्पादन करता हूँ और मैं यहाँ पे देखा है आसपास की जो डेयरियाँ हैं, उनकी डेयरियों में दूध उत्पादन तो होता है अच्छा, लेकिन उनके जो जैसे बछियाँ हैं, बच्चे जो तैयार होते हैं, तो मैंने देखा वो बहुत अच्छे तैयार नहीं कर पा रहे हैं, उनके पेट बहुत बड़े हैं, कहीं वो मतलब अच्छे से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी डेयरियों में देखा मैंने, तो ये क्या कारण है, इसमें डेयरियों वालों को क्यों सफलता नहीं मिल पा रही? ये मैंने क्षेत्र की बड़ी व्यापक समस्या देखी। जी डॉक्टर साहब बताओ। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका शरद जी। इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि जैसे हमारे जो नवजात होते हैं, बछड़ा बछिया जो भी हो, जन्म से ही उनको जो है उनके शरीर भार के अनुसार उनको दूध दिया जाता है। तो उसमें देखिए मतलब 10 किलो पर 1 लीटर दूध, और औसतन जब हम जो तुरंत जन्मे हुए जो बछड़ा बछिया होते हैं उनका वजन होता है औसतन 20 से 25 किलो। तो उसको कायदे में जो है 2 से 2.5 लीटर दूध जो है दिन भर में उसको मिलना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से हमारे पशुपालक भाई जो है, मैं नहीं समझता, शायद वो अपचन की स्थिति जान के कि भाई इतना दूध यदि वो पी जाएगा तो इसको दस्त लग जाएंगे, ये हो जाएगा, तो इस डर से वो जो है उसको दूध नहीं देते, पूरा दूध उसके शरीर भार के अनुसार उसको नहीं दिया जाता। तो इससे उसकी ग्रोथ जो है, उसकी बाढ़ प्रभावित होती है। साथ ही साथ उसकी जो कृमिनाशक क्रिया है, 15 से 20 दिन की उम्र की जब वो होता है बछड़ा बछिया, तो उसको जो है कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजॉल नाम की दवा जो है, पिपराजिन साइट्रेट वगैरह ये देनी चाहिए, जिससे उसके पेट में किसी भी प्रकार के कृमि जो है नहीं होंगे। और ज़्यादातर देखा गया है कि जो छोटे बछड़ा बछड़ी जो होते हैं उनकी लिकिंग करनी, चाटने की आदत होती है। कोई भी वस्तु वो जो है गिरमा चाटने लगेंगे, खनोटे को जो मैंजर को चाटने लगते हैं, जाने अनजाने में उनके पेट में जो है जीवाणु रोगाणु जो है चले जाते हैं। इससे उनको जो है दस्त की शिकायत हो जाती है, देखने में आती है। तो इस प्रकार की जो दस्त हैं जो इन्फेक्शन के कारण हो गए हैं या अपचन के कारण हो गए हैं, तो कभी भी पशुपालक भाइयों को जो है दस्त को छोटे में नहीं लेना चाहिए। कई बार क्या है, 1 2 4 दिन वो वैसे ही देखते रहते हैं, अरे वो तो अब ठीक हो जाएगा, अरे वो तो उसने दूध ज़्यादा पी लिया है। तो ऐसा करके उनके जो है शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन का ध्यान रखें और उस तरीके से उसको आश्रित करते रहें, आश्रित करते रहें। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पीके शर्मा साहब, आपने हमारे पशुपालक भाइयों को बड़ी सामयिक जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे किसान भाई कितने जागरूक हैं, हमारे विशेषज्ञ सही समय पर सही सलाह देते हैं, इनका आप पालन करें, निश्चित तौर से उत्पादन बढ़ेगा। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ, नए किसानों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।